हेलो गाइस। लगभग 200 दिन हो गए हैं जब से हम झील पर गए, कुछ दलदली पानी लिया, पौधे इकट्ठा किए और एक खुद से चलने वाला इकोसिस्टम बनाने के लिए सबसे हाई टेक्निक वाले एक्वेरियम में सब कुछ मिलाया। अनगिनत माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे जीव और उनके लार्वा टैंक में अपना रास्ता बना चुके हैं। ये बड़े हुए, शिकार किया और आखिरकार एक्वेरियम से बाहर निकलकर उड़ने वाले कीड़ों में बदल गए। बाद में हमने कुछ झींगा और 2 छोटी गप्पी मछलियां पेश की, लेकिन सबसे जरूरी बात ये थी कि हमने उन्हें कभी भी खाना नहीं खिलाने का सोचा था। हमारी थ्योरी के मुताबिक ये एक्वेरियम अपने आप ही जरूरत के हिसाब से खाना और जिंदा जीवों को बनाने में कामयाब होना चाहिए, जिससे मछलियां स्टोर से खरीदे गए खाने पर भरोसा किए बिना खुद से ही खाना खा सकें। वक्त के साथ एक्वेरियम में पौधों की गिनती बढ़ती रही और मछलियों का शेप भी तेजी से बढ़ता गया। भले ही कई लार्वा पतंगों में बदल गए और टैंक से बाहर उड़ गए, लेकिन हमने नीचे की ओर नए जीवों को देखना जारी रखा जो सड़ते हुए पौधे के पदार्थ को खा रहे थे। बर्ताव के मामले में हमारी मछलियां आम पालतू मछलियों से बहुत अलग थी। अगर आपने कभी मछलियां पाली हैं तो आपने शायद देखा होगा कि जब वो किसी इंसान को देखती हैं तो तुरंत कांच या पानी की सतह की ओर तैरती हैं और उम्मीद करती हैं कि उन्हें खाना मिलेगा। हालांकि हमारी मछलियों के मन में खाने के वक्त की कोई सोच भी नहीं थी। ये स्पार्टन हालात में बड़ी हुई थी, जहाँ खाना दिया जाने के बजाय ढूंढना पड़ता था। इसी वजह से ये हमेशा खाने की तलाश में रहती थी, लोगों पर ध्यान दिए बिना या उनसे मदद की उम्मीद किए बिना लगातार खाने की तलाश करती रहती थी। जोंक के घोंगे की आबादी को खत्म करने के बावजूद वो जिंदा रहने में कामयाब रहे। एक दिन जब हमने झील से लेकर इसमें कुछ ताज़ा सबस्ट्रेट और सड़ते हुए पौधे डाले तो हमने एक बहुत बड़ा घोंगा देखा जो अपने आसपास की हर चीज को खा रहा था। हमने सोचा कि अच्छा है कि यहाँ एक ही है, इसीलिए ये बड़े झुंड में नहीं बढ़ेगा। लेकिन फिर हमने पढ़ा कि घोंगे में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं और कुछ मामलों में वो अपनी आबादी को बनाए रखने के लिए खुद को ही प्रेग्नेंट कर सकते हैं। एक बार हमने एक्वेरियम में अलग अलग दिशाओं में एक छोटा सा पत्ता बहता हुआ देखा। करीब से देखने पर हमने देखा कि ये पत्ता एक ट्यूब में लुढ़क रहा था और इसके अंदर एक छोटा सा जिंदा प्राणी था। सच कहें तो हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी छोटी सी चीज एक लंबे पत्ते को इतनी अच्छी तरह से शेप देने वाली बराबर ट्यूब में कैसे घुमाकर इसमें घुस सकती है और अपने लिए एक छोटा बख्तरबंद घर बना सकती है। आपको ये 2 कीड़े याद हैं जिनमें से एक ने दूसरे को बंधक बना लिया था और उसे कहीं जाने नहीं दे रहा था। आखिरकार उन्होंने सुलह कर ली और दोस्त बन गए। अपराधी ने अपने शिकार को छोड़ दिया और उसे आजादी से जाने दिया, लेकिन बदकिस्मती से बड़ा कीड़ा अपने आपराधिक अतीत को पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। उसका अगला टारगेट बेचारा लाल झींगा बन गया। हमें उसके लिए इतना बुरा लगा कि हम कीड़े को डांटना चाहते थे या किसी तरह से सजा देना चाहते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये कैसे किया जाए। अब बाकी झींगों को और ज्यादा सतर्क रहना होगा क्योंकि एक्वेरियम में असली झगड़ालू लोग आ गए हैं। मछलियां बढ़ती रहीं, ज्यादा से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाती रहीं। आखिरकार एक्वेरियम में वो बहुत कम बचे, लेकिन फिर मछलियों ने शिकार करने का एक नया तरीका निकाला। वो नीचे की ओर दौड़ती, सभी तलछट को हिलाती और छिपे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उजागर करती। पानी में लटके ये छोटे जीव बिना किसी मदद के हो जाते और उन्हें देखना आसान हो जाता, जिससे मछलियों को ज्यादा खाना मिल जाता। इस बीच बड़ा घोंगा और भी बड़ा होता गया और कभी कभी ऐसा लगता था कि ये छोटे और कमजोर घोंगों पर हमला करता है। हम समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्वेरियम में अभी भी सभी के लिए बहुत सारा खाना था। एक और महीना बीत गया और मछलियां पूरी तरह से मैच्योर हो गईं। इनके शरीर बड़े और मोटे हो गए और इनके पंखों में खूबसूरत और चमकीले रंग हो गए। इनकी शक्ल देखकर लगता है कि हमारे पास एक नर और एक मादा है। इसका मतलब है कि जल्द ही हमारे पास छोटी मछलियां हो सकती हैं। वक्त के साथ पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी में रेत की परत के नीचे बैक्टीरिया की बड़ी कॉलोनियां बन गईं, जो वहां जमे कार्बनिक कचरे को तोड़ती हैं। इन बैक्टीरिया की हरकत से गैसें निकलती हैं। ये एक छोटे बम के विस्फोट जैसा दिखता है, इसीलिए अगली बार जब आप झील की सतह पर बुलबुले उठते हुए देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कहां से आ रहे हैं और ये नहीं मानेंगे कि ये मछली की गैस है। वैसे ये गैसें जलने लायक होती हैं और अमेरिकी मछुआरे अक्सर जमी हुई झीलों पर इस बात का फायदा उठाते हैं। फंसी हुई गैस को जलाकर खुद को गर्म करने या बस मजे के लिए एक छोटी सी आग जलाते हैं। दो महीनों के बाद एक्वेरियम के पौधे शेप और गिनती दोनों में काफी बढ़ गए। हमें अब ये बहुत पसंद है। हमारे लिए ये एक पानी के नीचे के जंगल जैसा दिखता है। इसके अलावा जितने ज्यादा पौधे होंगे उतने ज्यादा जीव इस इकोसिस्टम में पनप सकते हैं।
और प्रजनन कर सकते हैं। हालांकि कभी कभी सतह पर तैरते छोटे पौधे इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो ऊपर से आने वाली रोशनी को रोक देते हैं। एक कुदरती झील में उनकी आबादी आमतौर पर बतखों से कंट्रोल होती है, जो उन्हें बस खाती हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास एक्वेरियम में कोई बतख नहीं है, इसीलिए हमें खुद ही वो रोल निभाना पड़ेगा। क्योंकि मछलियां लगातार छोटे जीवों का शिकार कर रही थी, इसीलिए एक्वेरियम में उनकी गिनती में काफी कमी आई। एक बार हमारे दिमाग में जंगल में जाकर सूखी ओक की पत्तियां इकट्ठा करने और उन्हें एक्वेरियम में रखने का आइडिया आया। ये पत्तियां न सिर्फ सबसे छोटे जीवों के लिए खाने का काम करेंगी, बल्कि उन्हें रहने की जगह भी देंगी, जहां वो हमारी गप्पी मछलियों से छिप सकती हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, एक दिन जब हम एक्वेरियम के पास पहुंचे तो हमने ये देखा, ये असली गप्पी मछलियां थीं। ये पता चला कि हमारी मादा प्रेग्नेंट होने में कामयाब रही थी और उसने पहले ही बच्चे को जन्म दे दिया था। हालांकि हम उनमें से सिर्फ 3 को ही देख पाए। मुमकिन है कि बाकी किसी वजह से जिंदा ना बचे हों, क्योंकि गप्पी आमतौर पर लगभग 10 या उससे भी ज्यादा बच्चों को जन्म देती हैं। फिर भी 3 हेल्दी छोटी मछलियां भी एक बढ़िया नतीजा है। ये साबित करता है कि मछलियां न सिर्फ जिंदा रहने के लिए काफी खाना पा सकती हैं, बल्कि जंगली और खुद से काम करने वाले एक्वेरियम में प्रजनन भी कर सकती हैं। अब आखिरी सवाल ये है कि क्या उन सभी के लिए खाना काफी होगा? हमारे बड़े घोंघे और उसके बढ़ने को देखते हुए हमने रेत पर उसके बगल में एक छोटी कौड़ी देखी। कौड़ियां शिकारी नहीं है और बाकी निवासियों के लिए कोई खतरा नहीं है। ये रेत से 2 छोटी नालियों से लैक अपने साइफन को बाहर निकालती हैं और एक इंटरनल पंप को एक्टिवेट करती हैं, जो एक ट्यूब के जरिए पानी खींचता है और दूसरे के जरिए इसे बाहर निकालती हैं। खासतौर पर कौड़ियां एक्वेरियम के लिए एक छोटी कुदरती फिल्टर हैं और जाहिर है थोड़ा एक्स्ट्रा फिल्टर हमारे इकोसिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक दिन कुछ भयानक हुआ। हमने देखा कि नर गप्पी कहीं मिल नहीं रहा। हमने उसे पौधों के बीच बहुत देर तक खोजा। शायद वो जोंक का शिकार हो गया, जिसने पिछली वीडियो में घोंघे पर हमला किया था, या शायद 2 उपद्रवी इस अपराध के पीछे थे। किसी भी मामले में अच्छी खबर ये है कि माधव को पूरी तरह से अकेला नहीं छोड़ा गया था। उसके काफी मजबूत बच्चे उसके साथ थे और उनमें से एक आखिरकार उसके खोए हुए साथी की जगह लेगा। और आप यकीन नहीं करेंगे, नर के गायब होने से पहले ये फिर से प्रेग्नेंट होने में कामयाब रही और इसने अपने बड़े भाई बहनों के मुकाबले छोटी मछलियों के एक और बैच को जन्म दिया। हमें नहीं पता कि अब एक्वेरियम में कितनी मछलियां हैं, बस वहां उगे पौधों की गिनती देखें। मछलियां उनके बीच तैरती हैं, जिससे उन सभी को गिनना नामुमकिन हो जाता है। घोंघों की गिनती भी बढ़ती रही और उनमें से कुछ तो शायद बुढ़ापे की वजह से काई से भी ढक गए। हमारे एक्वेरियम का पानी का पंप खराब हो जाने के बाद चीनी कंपनी को किसी तरह इसके बारे में पता चला और उन्होंने हमें बिल्कुल एक नया पंप भेजा। उसे बदलने के बाद एक्वेरियम फिर से पूरी तरह से चालू हो गया। अगले एपिसोड में हम एक्वेरियम की एक बड़ी सफाई करेंगे, जिसमें उगे हुए पौधों का एक बड़ा हिस्सा हटा दिया जाएगा। इससे हम सभी निवासियों को देख पाएंगे और आखिर में वहां रहने वाली मछलियों की असली गिनती कर पाएंगे।